नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। आइए आज खास शख्सियत से मिलवा रहे हैं आपको। नगर पंचायत के पार्षद प्रतिनिधि हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि वसीउर रहमान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त लाइव हैं हम। वसीउर रहमान साहब, चुनावी हलचल ख़त्म हो चुकी है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो दिख रहा था, वसीउर रहमान साहब जो है जेडीयू की तरफ थे, भाजपा की तरफ थे और उसके इसमें काफ़ी आपकी मेहनत और मुशक्क़त रही, फिर भी जो है शिकस्त मिली और हार गए चुनाव आप लोग। क्या वजह रही कि जो हार गए इस चुनाव? देखिए, इस पार्टी में जब इलेक्शन हुआ, ये भाजपा को देख करके मैंने तो कभी गया नहीं। मैं ना भाजपा के मैं कभी साथ रहा हूँ। यहाँ पे एक पर्सनली बात था, मास्टर मुजाहिदा खास करके नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने जो बिहार को 2005 से लेकर अब तक दिया, ये किसी सीएम ने नहीं दिया अब तक। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। खास कर माइनॉरिटी के लिए, हमारे सीमांचल के लिए, या किशनगंज जिला को जो वो दिया, जितनी भी पार्टी आज़ादी से लेके अब तक आई है, उन्होंने किशनगंज को कुछ नहीं दिया। एएमयू की ज़मीन दे दीजिए, माइनॉरिटी हॉस्टल्स, कृषि विद्यालय, ये नीतीश कुमार जी का देन है। अगर कोई कुछ देता है तो मैं उसके साथ उनको हेल्प हम लोग को करना चाहिए। आखिर नीतीश की क्या मजबूरी रही है कि जो नीतीश कुमार बार बार पलटी मार रहे हैं? कभी भाजपा के साथ चले जाते हैं, कभी इंडिया अलायंस में आ जाते हैं। पहला जो मुख्य इनका उद्देश्य था, इंडिया अलायंस को लेकर के देश भर में जो है नई नीति बना करके सरकार बनाना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं शिकस्त हो गई। फिर भाग करके वापस चले गए भाजपा में, और भाजपा के चेहरे पर वो इस बार जो भी सीट लाई है, तो लोगों का अब जो है विपक्ष का आरोप है कि भाजपा के बलबूते पर सीट लाए हैं, नीतीश का कोई अपना ग्राफ नहीं है। देखिए, नीतीश जी को बिहार से सब कोई उठा के फेंकने के चक्कर पे था, और ये सियासत है। सियासत में नीतीश कुमार जी ने ये सोचा कि 2014 में जब उनको पराजित हुआ, वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ वोट को वो काफ़ी उम्मीद जताए हुए थे, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ ने जब उसको वोट नहीं दिया, तो वो सोचा कि क्यों ना हम बीजेपी का साथ होकर के, या किसी जिसमें पार्टी चल रही है उसको लेकर के कुछ फ़ायदा लेकर के हम अपना पार्टी के अपने सीटों को बचा लें। फिर जब होगा, हम बिहार को बचाने के लिए जो कुछ सियासत में करना पड़ता है वो करता है और करते आ रहे हैं। नीतीश जी आज ही बीजेपी में नहीं गए, 2010 में भी थे, 14 में भी गए। तो ये जब भी गए हैं तो इनका ये परिवारवाद इनका नहीं है। मैंने इनका जो सियासत को देखा, ये परिवारवाद के लिए कभी काम नहीं किया, ना अपना बेटा बीवी किसी को किसी पद में लाया। ये जब भी जो भी किया, बिहार के भलाई के लिए अच्छा काम किया, और इसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि बिहार की भलाई 2005 के बाद नीतीश कुमार जी ने किया या नहीं किया। और पार्टियों भी की रही ना, राजद भी रहा, कांग्रेस भी रहा, क्या किया बिहार के लिए? आज बिहार में कानून व्यवस्था से लेकर के हर कुछ नीतीश कुमार जी का है। अब ठीक है, अब बूढ़े हो चुके हैं, तो अब यहाँ से वहाँ और आगे उनको जो सियासत है वो अपने अच्छे अंदाज में कर रहे हैं, हम लोग उनको बता नहीं सकते हैं। जहाँ तक हो सके बिहार की भलाई के लिए, चाहे जिस पार्टी में सियासत, सब पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, राजद हो, सब अपनी राजनीति करते हैं। हम सीमांचल वासियों या किशनगंज वासियों को आज तक सब कोई नज़रअंदाज किया। हम लोगों ने सिर्फ वोट दिया, वोट के बदले में हम लोग को क्या मिला? आज भी हम बाढ़ में डूब रहे हैं। हमारे अभी तक जो मानंदा बेसिन योजना है, ये पूर्ण नहीं हो पाया है। तो दिया कोई कुछ नहीं। आज़ादी से लेकर अब तक हम लोग, हमारे सीमांचल के वासी दूसरे पार्टियों के सिर्फ झंडा ढोते रहे। झंडा ढोने के साथ साथ उनके स्टेज को सजाते रहे, उनके भाषणों पर तालियां बजाते रहे, हमको मिला कुछ नहीं। हमारे हालात पर किसी पार्टियों की कोई भी मतलब दया नहीं आया किसी पार्टी का, कि हमारे यहाँ क्या हालात क्या है, हमारे सीमांचल वासियों की क्या हालात है, या हम लोग अभी भी उसके झंडा ढोते हैं। क्या आने वाला नस्ल भी हमारे उन पार्टियों के झंडा को ढोता रहेगा? अब ये भी कहा जा रहा है कि 2014 से नीतीश जो है वो बहुत अच्छा था, 14 के बाद जो है वो उसकी राजनीतिक कुछ ऐसा ही हुआ कि उसको खुद ले दे के डुबा दिया। देखिए, ले दे के डुबा नहीं दिया, ये लोगों को लगता है कि डुबा दिया। वो अभी भी सत्ता में है, बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार ही है, ऐसा कुछ नहीं कि उसको डुबा दिया। अभी मैं रोकना चाहूँगा आपको कि एक सवाल ये भी उठ रहा है अभी विपक्ष की तरफ से, अगर नहीं डुबा है तो फिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं ले रहे हैं? सरकार केंद्र में मिलकर के बनाई है, उनको चाहिए स्पेशल पैकेज वगैरह लाया जाए और बिहार में कुछ किया जाए। बिल्कुल, बिहार में जो है स्पीकर की मांग हुई, नहीं दिया गया उनको। विशेष राज्य का दर्जा उनको तो लेना ही चाहिए और लेके रहेंगे भी। हमको उम्मीद है कि नीतीश कुमार इस बार जो गए हैं तो इसी फायदे के लिए शायद गए हैं, और उसको विशेष राज्य का दर्जा का मांग करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तब समझा जाएगा कि वो बिहार के लिए कुछ नहीं करना चाहते। और
तो आपको क्या लग रहा है, अब ये सारी चीज़ें हैं, वसीकुर रहमान साहब अपना किस्मत आजमाएंगे इस बार विधानसभा में, क्या लग रहा है, जेडीयू के टिकट आपको मिलने की संभावना है या फिर कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम किसी पार्टी की टिकट का हम दावा नहीं करते हैं और ना हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब तक मैंने इस बार भी जो काम किया, मैं किसी पार्टी के बेस पर काम नहीं किया। एज ए पर्सनल मास्टर मुजाहिद और नीतीश कुमार को देख करके मैं सोचा कि इसमें विकास हो सकता है हमारे किशनगंज का, और उन्होंने किया भी है, तो मैं उसका सपोर्ट किया। लोगों को लगा कि नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये कहा करके लोगों को वोट दे रहे हैं या कांग्रेस को कि बीजेपी जीत जाएगी, कांग्रेस को जिता दो, बस यही कहा करके आज़ादी से लेकर अब तक हम लोग वोट देते आ रहे हैं। ये नहीं हम आखिर क्यों, क्या रीजन है? बीजेपी लोगों की, देख, लोगों का मानसिकता बस वहीं तक सीमित है, सीमित वहीं तक है। विकास को लेकर के हमको वोट देना चाहिए। हम लोग अभी भी उन पार्टियों का, कोई भी पार्टी हमारा हितैषी नहीं रहा, वो सियासत करते हैं, सियासत में हमको वादा करके अपना वोट ले लेते हैं और चले जाते हैं। तो हम लोग, मेरा कहने का यही व्यक्त है कि हम जो आगे बोले कि हमारे किशनगंज यानी हमारे सीमांचल में जो हालात है इन पार्टियों की वजह से है। ये पार्टी हमारे सीमांचल से अच्छा खासा वोट बटोर के ले जाते हैं और हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं कि हमारे घर से एक आदमी उस पार्टी में है, एक आदमी उस पार्टी में है, हम लोग बिखर के रह चुके हैं। क्या हम लोग आज़ादी से अब तक सब पार्टियों को वोट दिया, उसके लिए स्टेज सजाया, उसके लिए तालियां बजाया, उसका हौसला, उसके झंडे को बुलंद किया? क्या अब भी हम वही चाहते हैं कि ऐसी चलता रहे, वही ट्रेडिशनल चलता रहे? हम लोग कुछ नया नहीं सोच सकते हैं? क्या हमारे सीमांचल के लोग अलग पार्टी बना करके अपनी राजनीति नहीं कर सकते हैं? जब तक हम अपनी राजनीति, अपनी पार्टी बना करके सरकार को में शामिल होकर के हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं? अच्छा, अगर ऐसा कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम भी अपना एक झंडा को लेकर के उन पार्टियों में जिसमें सत्ता बने, जिसमें हमारी भागीदारी हो और जिसमें हमारी शर्तें रखी जाए कि हमारे सीमांचल का विकास जो करेगा हम उसी के साथ रहेंगे। तो क्या आप प्रशांत किशोर जी के साथ हैं? जो प्रशांत किशोर जी नहीं, प्रशांत किशोर जी आए थे, मुझे इन्वाइट हुआ था, मैं गया था उनके स्टेज पर उनकी बातों को सुनने के लिए, क्योंकि एक स्कॉलर आदमी है तो ऐसे आदमी को बातों को कभी सुनना भी चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं। उनके स्टेज में जब गया तो उन्हें यही बोला कि आज मुसलमानों की हालत क्यों ख़राब है। आज हर वक्त हम लोग मुसलमान वोटों को सिर्फ लुभा करके वोट लिया जाता है, हम लोग अपनी कोई सियासत नहीं करते हैं। उनकी बातों से यही पता चला कि हम लोग सियासत में बहुत कमज़ोर हैं, हमारी सियासी शौर ख़त्म हो चुका है, हमारे सियासी मतलब सोच बिल्कुल मतलब सोचने के लायक हम लोग उस तरह के नहीं है। अगर कोई है भी तो वो क्या सोचता है कि हम अकेले कैसे इनकलाब लाएं। अगर ऐसा सियासत में अगर हमारा सियासी शऊर है, अगर सियासत में हम इनकलाब ला सकते हैं तो इस इनकलाब को लाने के लिए किसी आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए आगे बढ़ने के लिए मैं भी तैयार हूँ कि हमारे सीमांचल में हिंदू मुस्लिम और ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, इस तहजीब को बरकरार रखते हुए हम क्यों ना एक नई पार्टी का आगाज करके हम भी बिहार की राजनीति में शुमार होकर के। तो क्या वसीकुर रहमान साहब अपनी पार्टी बनाने जा रहा है? क्या मानना है कि वसीकुर रहमान साहब आने वाला जो सीमांचल पॉपुलर फाउंडेशन जो खुला गया है, क्या उसको आने वाले समय में पार्टी में तब्दील करने जा रहे हैं क्या? जी, मैं अकेला तो सोच रहा हूँ, लेकिन अगर सारे सीमांचल वासियों की सोच में यही बात आ जाए, अगर सब लोग अगर इसकी मदद करें हम सब लोगों की, या हम सब मिलकर के एक पार्टी बनाएं, तो पार्टी बन सकती है। हमारे सीमांचल 5-6 ज़िले हैं, इस 5-6 ज़िले में अगर हम लोग अगर 20-25 भी सीट लेके आते हैं तो हमारी सरकार मजबूती के साथ हमारी सरकार में पकड़ होगी और हमारे सीमांचल का विकास हो सकता है, पॉसिबल है। दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो संभव नहीं है, सिर्फ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक हौसला और हिम्मत की ज़रूरत है। क्या वसीकुर रहमान साहब आपको लगता है कि जिस तरह से देश में माहौल है, राजनीतिक जो विश्लेषण हो रही है, एक समाज को खुलकर दबाया जाता है? अभी हाल ही में कई ऐसे वीडियोस हैं लगातार आया, अब देख ही रहे होंगे कि मुसलमानों को टारगेट खुलकर की जा रही है। क्या मुसलमान अपनी आवाज़ बन सकता है पार्लियामेंट में? आप जब तक आप खड़े नहीं होइएगा अपने सियासत में, अपने झंडे को नहीं बुलंद कीजिएगा, सबको आपको टारगेट हमेशा होते रहिएगा। हम लोग सीमित रह गए हैं सिर्फ अपना पेट पालने के चक्कर में कि हमारा किसी तरह से पेट पल जाए, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे इसकी हमें अभी तक हमको समझ में नहीं आया। हम और सियासत में कितना आगे जा सकते हैं ये अभी बात अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग अभी बिजनेस की भी बात, बहुत कम लोग, कुछ परसेंट है जो बिजनेस की बात करते हैं। बहुत अभी 90% आदमी ये सब सोच से बाहर है ना, ये सब सोच है। इस सोच को ले जाने के लिए एक आंदोलन की ज़रूरत है
ये सोच घर घर तक पहुंचाने के लिए हम अपनी सियासी ताकत को कैसे आगे बढ़ाएं, ये घर घर तक जब तक हम ये बात नहीं पहुंचेगी तब तक नहीं पहुंचेगी। लोग इसको वेलकम करेंगे, लेकिन ये बात वहाँ तक पहुँचानी पड़ेगी मुझे। तो ये आवाज़ कैसे पहुंचाया जाएगा आपका जो आम जनता तक है? और जिस हिसाब से इस बार चुनाव हुआ, जो कांग्रेस का कहीं नाम तक नहीं था, कोई वजूद नहीं पता चल रहा था, मीडिया रिपोर्ट में भी ये स्पष्ट हो गया था कि जावेद साहब बुरी तरीके से इलेक्शन हार रहे हैं, और जस्ट उसका जब रिजल्ट आया तो सारा का सारा उलटफेर हो गया। पिछले इलेक्शन में भी वही हुआ था, जावेद साहब का कहीं नामो निशान नहीं था। हमने बताया नहीं कि बीजेपी सिर्फ जीतना नहीं चाहिए, चाहे कांग्रेस को जिताना ही होगा। अच्छा, ये भी मजबूरी भाजपा के लोग, आपके एनडीए गठबंधन के ही लोग जो है, उनके कई ऑडियो वायरल होने लगे, कहने लगे कि नहीं, उनको नहीं जिता करके इनको तो ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। तो ऐसा क्या है कि मास्टर मुजाहिद साहब क्या किसी का कुछ बिगाड़ देते हैं? ऐसा नहीं है, बात असल कुछ और है और बोला कुछ और जा रहा है। यहाँ पे आपने सही बोला कि कुछ वीडियो, कुछ ऑडियो वायरल हुआ था वो एनडीए के कुछ नेताओं का। मैंने पहले ही बताया कि मुझे अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, किश्ती डूबी एनडीए में जहाँ पानी कम था। यही कहानी है, क्योंकि अगर मास्टर मुजाहिद साहब अगर एनडीए का टिकट में इस बार जीत जाते तो एनडीए के जो लोग, जो खास करके बीजेपी बजरंग दल के लोग होते हैं, उनका सुपरा साफ, उनका उसका वर्चस्व खत्म हो जाता। वो अपना वर्चस्व जारी रखने के लिए ये काम किया है, उन्होंने अपना वोट को शिफ्ट कर दिया इधर से उधर। तो नहीं तो मुस्लिम वोट तो अच्छा खासा मिला मास्टर मुजाहिद साहब। तो आपको लग रहा है उम्मीद से ज्यादा मिला? लग रहा है आपको कि जो हार की वजह रही है, जो यही मेन वजह रही? बिल्कुल, ये तो साफ जाहिर हो रहा है, सब कोई बोल रहा है, समझ भी रहा है सब। बड़े बड़े नेताओं ने उनको शिफ्ट करवाया वोट को। अब मास्टर मुजाहिद साहब क्या करने वाले हैं, आपको कुछ, क्योंकि आप बहुत क्लोज हैं उनके? मास्टर मुजाहिद साहब क्या करने वाले, ये तो वो सोच रहे होंगे कि हमके क्या करना है, लेकिन वो जो उसका एक्टिविटीज देख रहे हैं, वो अभी भी मजबूती के साथ फील्ड में खड़ा है। उनका अपना हौसला अभी वो हारे नहीं है, वो काम कर रहे हैं अभी भी, जिस रफ्तार से पहले कर रहे थे अभी भी काम कर रहे हैं। उनके हौसले में कहीं कमी नहीं आई है। हार जीत तो एक फितर ये है, ऊपर वाले का दिया हुआ चीज़ है। कोई भी आदमी अगर मैदान में उतरता है तो ऐसा थोड़ी कि दोनों टीम जीत जाती है, एक हारती है एक जीतती है। अच्छा, चलिए, आपका जो राजनीतिक सिलसिला शुरू हुई है नगर पंचायत से शुरू हुई है, हालांकि बहुत पहले से आप जुड़े हुए थे राजनीतिक में, और कई बड़े बड़े पद पर भी रहे हैं। क्या वसीकुर रहमान साहब इस बार अगर विधानसभा जाते हैं तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के लिए क्या सोचेंगे? यहाँ बाढ़ प्रभावित कई इलाके हैं जो नदी कटाव से लोग प्रभावित हैं। आज भी आस लगा रहे हैं कि शायद सांसद महोदय कुछ कर लेंगे, या हमारे जो प्रेजेंट विधायक है वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। क्या लगता है वसीकुर रहमान साहब से कैसे उम्मीद लगाई जाए? देखिए, मेरा तो एक ही कहना है, पहले भी कहा कि हमारे सीमांचल या हमारे किशनगंज के अंदर में जो नदी कटाव हो रहा है, ये अगर महानंदा बेसिन योजना को पूर्ण रूप से कार्य कर दिया जाए, ये कटाव जो ये आपदा है ये अवसर में बदल सकता है। इसके दोनों तरफ किनारे में जो बांध बननी है उस पर रोड बनना है, और उसी बांध को रोड के रूप में इस्तेमाल करते हुए अगर उसमें नहरें निकाल दिया जाए किसानों के लिए, तो ये एक आपदा में अवसर बन सकता है। लेकिन इस काम को पूर्ण रूप से नहीं किया गया है, अभी फेज़ 2 तक भी काम पूरा नहीं हुआ है, 3 और 4 तो बाकी है। ये महानंदा बेसिन योजना मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का ये सपना था कि ये पूरा हो जाए सीमांचल के लिए, तो ये वरदान साबित हो सकता है। लेकिन सरकारें बनती रही, बिगड़ती रही, कोई हारते रहे जीतते रहे, हम लोग सिर्फ कांग्रेस को जिताते रहे या आरजेडी को जिताते रहे, लेकिन मेरा काम यहाँ पे जैसे का तस है। अभी भी बाढ़ आई हुई है, लगभग बाढ़ का संभावना और भी है। ये भी तो क्या लगाया जाए ना कि जो खानदानी कांग्रेसी वाला जो कहानी है वो रह गया होगा। बस वही परंपरा तो चल ही रहा है। आप देख लीजिए कि बाप बना, उसके बाद बेटा बना, बेटा के बाद पोता बनेगा, पोता के बाद उसका फिर पोता बनेगा। कोई नए लोगों को चांस मिलता नहीं है, ना नए लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, तो उसको चांस कहाँ से मिलेगा? इससे पहले भी हम लोगों ने इन पार्टियों में जिसको जिताकर मरहूम मौलाना कासमी साहब को जब जिता के भेजे, सबसे पहले हमारे इलाके में एक ही एमपी जो गया, सब जो खाता खोला, उन्होंने जब 3 तलाक पर पार्लियामेंट में बोलने की कोशिश की तो उनका जुबान को बंद कर दिया गया। कोई उसका आला कमान ने उसको मुंह को बंद कर दिया, बोलने के लिए नहीं दिया गया। तो इस चीज़ को लेकर के मौलाना असरारुल हक कासमी साहब का एक वीडियो भी आया हुआ था, वो रो रहे थे उस वीडियो में कि मुझे पार्टी ने बोलने नहीं दिया। बिल्कुल वही तो बात मैं बोल रहा हूँ। यहाँ के लोग क्यों फिर जिता है? यही तो ये सब बात को समझ नहीं आ रहा है ना। कुछ लोग हैं जो एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी तो हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या कर लेगा? 100 बार बीजेपी जीतेगी तो मुसलमान का बाल बाका नहीं कर सकता है। ये तो हमारा ईमान की कमजोरी है कि हम
ऐसे लोगों के बातों पर आकर के हम मजबूरी में वोट देने के लिए उतावला हो जाते हैं। तो अब जो है क्या रहेगा, ये जो आपका अभी चुनाव आना है, 25 में विधानसभा चुनाव होना है, इन चीज़ों को लेकर के अगर पार्टी से नहीं मिलती है सिंबल, तो क्या इंडिपेंडेंट वसीकुर रहमान साहब लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल, मैं लड़ना तो चाह ही रहा हूँ और लड़ूंगा इंशाअल्लाह। यहाँ के लोगों का अगर साथ रहा तो एक सियासत में एक नई क्रांति जरूर लाऊंगा इंशाअल्लाह। नगर पंचायत चुनाव में आपका काफ़ी वो रहा, कंटेन रहा और काफ़ी आपने मेहनत की इसमें। जो चीज़ें कहा आपने उसमें से कुछ काम अभी भी लोगों को लग रहा है कि वो काम अधूरे रह गए हैं, बिल्कुल, उन पर क्या फोकस है आपका? देखिए, जितने का लगभग अभी 1.5 साल हो रहा है, मतलब मेरा कार्यभार हम लोग को संभालने का 1.5 साल हो रहा है। 1.5 साल में कोई किसी को मतलब जन्नत नहीं बना सकता है। और जितना काम 1.5 साल में हमने किया है, शायद आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पिछले 15-20 साल में नहीं हुआ है। काम जारी है, काम में कहीं कमी नहीं है और काम बहुत रफ्तार से हमारा बहादुरगंज में हो रहा है। आप देख लीजिए, आप ही बताइए कि कहाँ काम पहले कैसा नगर पंचायत था, अभी कैसा नगर पंचायत है। अच्छा, कुछ नगर पंचायत में हाल ही में बारिश हो रही थी, उसमें जल जमाव की समस्या है, उस पर क्या आप लोग निदान कर रहे हैं? देखिए, जब बारिश जब लगातार होती है तो जल जमाव हमारे घर के अंदर आंगन में भी हो जाता है। जल जमाव, जल निकासी के लिए एक यहाँ पे एक क्या कहता है, वाटर स्ट्रॉन्ग प्लांट की ज़रूरत है, जो बड़े बड़े नगर निकायों में होता है और हमारे नगर पंचायत में भी होना चाहिए। ये बड़ा प्रोजेक्ट है। पानी निकासी अभी सबसे बड़ा समस्या है हमारा, और पानी निकासी के लिए जब तक उस तरह का प्लांट यहाँ पे नहीं होगा, स्कीम नहीं आएगी, तब तक ये काम मतलब ये जल जमाव वाला होता रहेगा। हमारा बहादुरगंज में तो बिल्कुल नहीं के बराबर जल जमाव है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन किशनगंज के बनिस्बत आज किशनगंज जिला में जाकर के देखिए, जिला के रोड पर आपको 1.5-2 फीट पानी है, लेकिन उससे हमारा बहादुरगंज कहीं बेहतर है, क्योंकि ये बारिश प्राकृतिक है। हम इसको लेके नहीं आते हैं, इसको निकालने का जो हमारा जो एक्शन प्लान है वो बन रहा है। आने वाला बरसात तक इंशाल्लाह इसको हम फुल फ्लेज में काम करेंगे और काम होगा। लोगों को संयम बरतना होगा और जो काम हो रहा है, हमने आवास का अच्छा काम किया, रोड का अच्छा काम किया और जो सफाई का काम है वो बहुत बढ़िया रहा। हमने जाम को निजात दिलाने की कोशिश की और कुछ ट्रैफिक गार्ड भी हम लोगों ने वहाँ पे दिया और उसमें बहुत अच्छा रहा। लेकिन यहाँ के लोग कुछ ऐसे हैं जो ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं, रोड पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं और बीच रोड में ही बातें करने लग जाते हैं और रोड में गाड़ी खड़ी कर बाजार के अंदर घुस जाते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि रोड के साइड में अपनी गाड़ी को पार्क करें। और कुछ दुकानदार भाई लोग हैं जो दुकान के आगे में अपना दुकान लगवा करके उससे किराया वसूल करते हैं, जिसको फुटपाथ वाले टोकरी लेकर के, ठेला लेकर के ये रोड पे ही बैठ जाते हैं। इसको कई बार अतिक्रमण मुक्त किया हम लोगों ने, फिर आकर के जैसे का तैसे आके बैठ जाता है। और ट्रैफिक रूल का कोई भी आदमी फॉलो नहीं करता, बाएं से चलना चाहिए, दाहिने से ही मुड़ जाते हैं। झांसी चौक में बड़ी गाड़ियों का ऐसे इसमें तो चलान होनी चाहिए ना, आप थोड़ा बिल्कुल। अब हम लोग बहुत सख्ती से, क्योंकि हम लोग पहले प्यार और समझा करके कोशिश किया, अब सख्ती से इसका कोशिश होगा और इसमें चालान का व्यवस्था किया गया है। बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि हमारा झांसी चौक पूरा बाजार LRP में चालान कटेगा, लोगों को दंड दिया जाएगा इसकी, और प्रशासन भी हम लोग को उसका कोऑपरेट करेंगे। और दूसरी बात रहे कि नो एंट्री, बड़ी गाड़ियों को 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हम लोगों ने नो एंट्री के लिए लिखा था SDO साहब को, DM साहब को, लेकिन अभी तक उनका हमको आदेश नहीं मिला है। अगर ये आदेश मिल जाता है तो हम लोग वहाँ पे बड़ी गाड़ियों को जब नो एंट्री कर देंगे तो आधा ट्रैफिक वैसे ही खत्म हो जाएगा हमारा। और ये जो रोड अभी एसएच बनने जा रहा है, ये भी अभी चौड़ीकरण होगा। हमारा नगर के तरफ से एक नक्शा मांगा गया है, हम लोगों ने वो नक्शा बना के भी दिया है। बीच में डिवाइडर होगा, दोनों तरफ से रोड होगी और ट्रैफिक लाइटें होगी, सुंदरीकरण होगा। अब इस आगे जो इतना जो जरूरियाती सामान था, जो बेसिक चीज हम लोगों ने कर लिया है, अब बहादुरगंज को सौंदर्यकरण पर ध्यान दिया जाएगा। अभी हमारा वेलकम गेट भी लगा, आप देखे होंगे कि वेलकम गेट भी किशनगंज रोड आपको कॉलेज चौक की तरफ लग गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। हम लोग बैठे हुए नहीं हैं, नगर में जब से आया हूँ काम कर रहा हूँ। अभी जहाँ जहाँ कीचड़ वगैरह है वहाँ पे टुकड़ा ईटा राबिश जिसको बोलते हैं भट्टा का, वो और बेड मसाली दिया जा रहा है और उस पर भी काम हो रहा है। अच्छा,
एक आपका बगल में सड़क है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अब ये भी कि लोग कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हो गया है। हालांकि वो सड़क जो है ब्लॉक चौक हॉस्पिटल चौक से निकलती है और आपको NH 327 को जोड़ती है, और उस पर जो है हाल ही में सड़क बनने के बाद ही हल्की सी बारिश में ये गड्ढा हो गया और जल जमाव की समस्या फिर उत्पन्न हो रही है। नहीं लग रहा कि आपको यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है? जी, अनियमितता तो बढ़ती गई है उस रोड में, क्योंकि वो रोड बहुत दिनों से नहीं बन रहा था। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की, विधायक जी ने कोशिश करके उस रोड का शिलान्यास भी किया और बनवाया भी। जो ठेकेदार है, ठेकेदार के द्वारा अनियमितता बढ़ती गई है। और जो गुंजरमारी जहाँ गड्ढा है, जहाँ अभी पानी लगा हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा इशू है। इशू क्या है कि वहाँ पे उस रोड को खोद करके नीचे से लोग बनाने के लिए PCC ढलैया करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो ठेकेदार ने नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ रोड बना ही नहीं। तब जाकर के वहाँ जैसे तैसे वो पिचिंग, वो अलकतरा वाला पतला सा पिचिंग करके वो निकल गया, जिससे अभी बरसात में वहाँ पे जल जमा हुआ, बड़ी गाड़ियां जो गई वो वहाँ पे दब गया और पूरा गड्ढा हो गया। और साइड में इतना अतिक्रमण कर रखा है वहाँ के कुछ ग्रामीण वासियों ने कि साइड से निकलने का, पानी का जाने का कोई रास्ता ही नहीं दे रहा है। कई बार हम लोगों ने JCB से उसको बोला कि टेम्पररी हम लोग एक पाइप डाल करके उस पानी को निकाल देंगे, तो वहाँ पे खोदने के लिए भी नहीं दिया गया। बगल में कुछ लोग दीवार दे दिए हैं, सड़क के जमीन पर अतिक्रमण कर दिए हैं, और जब जाया जाता है तो वो लोग वहाँ का विरोध करता है। लोगों का कहना है यहाँ से वहाँ तक डायरेक्ट एक बार में नाला बने। नगर के पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, इतना बड़ा फंड नहीं है कि आपको गुनाधार से लेकर के वहाँ तक एक ही साथ एक नाला बन सके। छोटा छोटा करके हम लोग वहाँ पर बनाने का अभी एक तो टेंडर हम लोग हो चुका है। ये टेंडर अभी गुनाधार से लेकर गर्ल्स हाई स्कूल होते हुए वहाँ पहुँचेगा। बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर ये काम शुरू होने वाला है और टेंडर हो भी चुका है। ये आपको 5 तारीख को टेंडर खुला है। तो कुल मिलाकर के माना ये जा रहा है कि वसीकुर रहमान साहब जो है अब चुनावी जो रणनीति है वो अब कुछ ही महीनों में स्टार्ट होना है। जी। तो अब चुनावी तैयारी में जुटेंगे आप? बिल्कुल, चुनाव में तैयारी क्या है, चुनाव आपका काम देख करके लोग चुनाव में आपको पसंद करेंगे और लोगों से मिलना जुलना ये तो डेली का काम हो रहा है। डेली लोगों के साथ बैठते उठते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, अपनी सियासी सोच को बताते हैं कि लोग अपनी सियासी सोच को और सियासी झंडे को और अपनी सियासी एक पार्टी हो, इस पर हम लोगों को काम करना चाहिए कि आने वाला दिनों में हमारा भी भागीदारी, पटना के विधानसभा में हमारा अपना भागीदारी होना चाहिए, ना कि हम किसी पार्टी के अंदर तले काम करेंगे। ऐसा हम लोग करते आ रहे हैं, इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वसीकुर रहमान साहब से हम बात कर रहे थे। इनका कहना था कि इस बार चुनावी जो मैदान में रहेंगे 25 की तैयारी में है। अब सवाल है कि जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसके बाद जो सामने जो रिजल्ट आया वो जस्ट पूरा का पूरा उलटफेर हो गया और फिर कांग्रेस यहाँ से जीत दर्ज कर चुकी है और वो पार्लियामेंट जा चुके हैं। बिजली की समस्या, कई समस्या है जो अब तक इस पर निदान नहीं हो पाया, मगर वसीकुर रहमान साहब इस बार चुनावी मैदान में होंगे। मुद्दे सारे उन्होंने खुल के बता दिया क्या क्या मुद्दा है और कैसे चुनाव लड़े जाएंगे, और वो उनका स्पष्ट है कि वो चुनाव इस बार लड़ेंगे। बने रहिए Live 24 न्यूज़ पर संवाददाता मिन्हाज आलम के साथ।